ज़रा आपको बड़े स्क्रीन पर हम आज दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है इन तमाम जगहों पर। तो आइए आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के ज़रिए हम ये दिखाते हैं। ये बड़ा स्क्रीन है, इस पर अब आपको हम दिखाएंगे कि इजराइल के किन किन शहरों पर हमला हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है तेल अवीव, जिसे मैं इस वक्त अंडरलाइन कर रही हूँ। तेल अवीव पर हमला, अब मतलब सबसे पहले सबके मन में क्या आ रहा है कि इजराइल तो ये कहता है ना कि हमारे पास आयरन डोम है, हम सारी मिसाइलें वापस कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी है। मान लीजिए उसकी एक्यूरेसी 80%, 90% है, तब भी कुछ मिसाइलें तो ऐसी है ना जो जाकर सीधा इजराइल में गिर रही हैं। और अगर ये जो हाइफा दूसरा बड़ा शहर, लेकिन तीसरा जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बीरशेबा, ये बीरशेबा वो शहर है जहां पर आज अस्पताल पर, सोरोका अस्पताल पर इतना बड़ा हमला हुआ है। और इस वजह से कुल 12 ऐसी जगह हैं जहां पर इजराइल में ईरान ने अब तक हमला किया है। पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब अगले मैप पर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके बाद ईरान में, लेकिन ये देखिए ये तीनों हटा देते हैं और अब आपको दिखाते हैं ईरान का मैप। ईरान के किन शहरों पर हमला हुआ है, तो यहाँ पर कुल 11 जगहों पर, जैसा कि आप देख रहे हैं 11 जगहों पर हमला हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें आपको अगर नज़र रखनी है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ नतांस। नतांस उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। इस्फान न्यूक्लियर फैसिलिटी का आरोप, क्योंकि देखिए ये तरीका है, अगर आप देखेंगे तो ईरान अपने तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड बनाता है। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त इजराइल और अमेरिका के लिए। अगर वो बार बार ये कहते हैं कि न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसको पूरी तरह से ईरान ख़त्म करे, तो वो कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि अभी भी जो नतांज का आप देख रहे हैं, कुल 11 जगहों पर यहाँ पर ईरान में इजराइल ने हमला किया है, लेकिन जो नतांज का भी जो उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो ज़मीन से नीचे है, बंकर्स में है। ये तो जो इजराइल ने टारगेट किया उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ की रुकी और इस वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो नतांज और इस्फान, लेकिन इसी के साथ साथ चाहे वो तबरीज़ हो, अराक हो, करमनशाह हो, तेहरान हो, तेहरान में भी कराज हो, खंडेब हो, कोम, मशाद, इन तमाम जगहों पर कुल 11 जगह हैं जहाँ पर अभी तक ईरान में इजराइल ने हमला कर दिया है। अब हम अगले मैप के ज़रिए आपको ज़रा दिखाना चाहते हैं कि दोनों ही जगहों पर नुकसान किस तरह का हुआ है। तो आइए अब दिखाते हैं कि नुकसान दोनों जगह, क्योंकि दावे बहुत सारे हैं और ऐसे युद्ध के समय में हर तरह से एक प्रोपेगेंडा वॉर भी खेला जाता है। तो देखिए किसको कितना नुकसान। कुल 24 लोगों की मौत हुई है इस वक्त इजराइल में। कंपैरिजन में आप देखेंगे तो क्षेत्रफल में बहुत छोटा सा देश है इजराइल। 24 लोगों की मौत हुई है और 1300 घायल हैं। अब हम आ जाते हैं ईरान पर और आपको दिखाते हैं कि ईरान में कितने लोगों की मौत हुई है, कितना नुकसान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है, 639 जो अभी तक डिक्लेयर्ड डेथ्स हैं, उसमें 639 लोगों की ईरान में मौत हो चुकी है, 1329 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इससे आप समझेंगे कि ये सबसे बड़ी लड़ाई अब कहाँ के लिए है, क्योंकि अमेरिका से भी अगर B-2 बॉम्बर्स, जो बंकर बॉम्बर्स की बात हो रही है, यहाँ पर हमला, यही इजराइल की टेंशन है। जो तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनमें फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, जो सेंट्रीफ्यूजेस यहाँ पर हैं, इनको टारगेट करना है और वो ज़मीन से बहुत नीचे है। ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है अभी इजराइल और अमेरिका के लिए, और इसीलिए चाहिए इजराइल को अमेरिका की मदद। एक ऐसे वक्त पर जब ट्रंप की लगभग नोकझोंक हर किसी से, पुतिन के साथ, पुतिन को कह दिया तुम यूक्रेन संभालो, रूस संभालो, इधर मत देखो। मैक्रो को कहा लोकप्रियता के लिए सीज फायर की बात कर रहे हैं। भारत पाक को लेकर तो वो झूठ लगातार बोल ही रहे हैं। ऐसे ही मतलब तमाम देश राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनका बर्ताव है, लेकिन नेतन्याहू उनकी लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अमेरिका के B-2 जो बंकर बॉम्बर्स हैं, उनको ऐसे बॉम्बर्स की ज़रूरत है जिसके दम पर ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। इजराइल को ज़रूरत है बंकर बस्टर बॉम्ब की, GBU-57AB, जिसका वज़न होता है, देखिए वज़न ही उसका 13,407 किलोग्राम है, मैंने अंडरलाइन किया है आपके लिए। और लंबाई चौड़ाई भी देखिए। इसके लेज़र सेंसर्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, लेज़र सेंसर्स ये टॉप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरहेड यहाँ पर लोड होता है, 4 इसके विंग्स हैं, 4 विंग्स हैं, और ये जो 2 हाथियों के बराबर वज़न जो हम आपको बता रहे हैं,
इसकी फिर आप लंबाई देखिए, लगभग 20.5 फीट है। इसी के ज़रिए ये मुमकिन है और इसीलिए अमेरिका इस वक्त बहुत ज़रूरी है इजराइल के लिए, क्योंकि अगर आपको आर पार की लड़ाई करनी है, वरना अगर सिर्फ धमकीबाजी और यही सब होते रहना है तो उस पर चर्चा क्या होगा। अब हम आपको अमेरिका साथ दे तो ऐसे हमला होगा, ये भी दिखा देते हैं, यहीं पर मॉनिटर से दिखा देते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, अगर हमला करता है तो ये लगभग गहराई का अनुमान है कि 90 मीटर नीचे इनका एनरिचमेंट प्लांट है। ये देखिए, ये जो सबसे नीचे मैंने अंडरलाइन किया, ये इनका एनरिचमेंट प्लांट है, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, जिसकी एक पर्टिकुलर प्योरिटी चाहिए, जिसके बाद ही उसको फिजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब वो न्यूक्लियर बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो उन्होंने ज़मीन से 90 मीटर नीचे गहराई का अनुमान है फोर्डो में, और ये भी जो GBU-57AB है, ये लगभग 61 मीटर गहराई तक मार कर सकता है। अब यही जो बंकर बॉम्बर्स है वो नहीं है इजराइल के पास, और यही सबसे बड़ा, ये देखिए, ये जो आप गहराई देख रहे हैं ना, ये गहराई देखिए, ये है गहराई, ये गहराई जो है ज़मीन से 90 मीटर नीचे, ये पूरा एनरिचमेंट प्लांट है। और अमेरिका साथ दे तो ऐसे होगा हमला, और अमेरिका अगर कूदेगा तो फिर क्या होगा। सोचिए, मिडिल ईस्ट में जितने देशों में अमेरिकी बेस है, वहां पर ईरान हमला कर सकता है। ऐसे में अगर वहां पर होगा तो मतलब एक फुल फ्लेजेड मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ सकता है, और फिर जो ये अलग अलग खेमे बन रहे हैं वो भी इसमें अपनी अपनी ताकत झोंक सकते हैं। सुशांत सरीन जी, किसी एक को इस वक्त जज करना, मतलब दोनों तरफ से कह रहे हैं कि हमारे सिविलियन जगहों पर आप हमले कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर हमले कर रहे हैं, कभी ईरान दावा कर देता है कि वहां तो नीचे में सैन्य इंस्टॉलेशंस है। कुल मिलाकर आज जब ये स्थिति ऐसी पहुंची है, ट्रंप लगातार सरेंडर कह रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब किस दिशा में ये बढ़ रहा है, क्या एस्केलेशन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब तो ईरान भी इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अंजना, डी एस्केलेशन तो होता हुआ नहीं नजर आ रहा। देखिए, अगर इसराइल ने यलगार कर दिया ईरान के ऊपर, तो अब उस काम को आधा पे ज्यादा छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, अगर इसराइल के नजरिए से देखा जाए। क्योंकि एक बार ही आपने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो अगर ईरान नहीं भी चाहता होगा पहले परमाणु शस्त्र बनाना, जिसके ऊपर एक सवालिया निशान जरूर है, क्योंकि अगर वो नहीं चाहता तो फिर एनरिचमेंट क्यों कर रहा था, पारदर्शिता क्यों नहीं थी, वो सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उस बहस में नहीं पड़ते। अगर इसराइल ने जो हमला किया है, उसके बाद क्या ईरान संकोच करेगा कि हम परमाणु शस्त्र ना बनाएं? मुझे तो नहीं लगता। मेरे ख्याल अब तो ये लगभग तय है कि वो बनाएगा, अगर ये हमला आधा पे ज्यादा छोड़ दिया। और ये इसराइल को भी पता है और कुछ हद तक अमेरिका को भी पता है। और क्योंकि अब ये जंग शुरू हो गई है एक लिहाज से, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के भी हित में ये माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका को भी खटकता था ईरान का परमाणु प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अमेरिका भी अपना हिस्सा डालेगा, ताकि यार ये मामला एक बारी में खत्म कर दिया जाए। प्रॉब्लम ये है कि अगर फोदरो की बात कर रहे हैं आप, हमारे अनुमान ये है कि भाई 90 मीटर भीतर वो है, ये सारी फैसिलिटीज बनी हुई है। लेकिन दो तीन चीजें उसमें और भी आ जाती हैं, और वो ये है कि ईरान में जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है, जिस तरीके का सीमेंट बनता है, अगर आपने ये बम का इस्तेमाल किया तो आपके पास क्या गारंटी है कि आप एक्चुअली उस सारे जो जो इंतजाम बनाया हुआ है ईरान ने, आप उसको एक्चुअली ध्वस्त कर पाएंगे। और अगर वो आप नहीं कर पाते तो फिर आपके पास क्या विकल्प है? फिर क्या आप अपने सैनिकों को वहां भेजेंगे? क्या करेंगे आप? तो मेरे ख्याल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जिस तरीके का आज हमला हुआ इसराइल के ऊपर, देखिए, इसराइल का आयरन डोम वगैरह अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छे उनके सिस्टम्स हैं, लेकिन हर एक सिस्टम की एक एक लिमिटेशन होती है। और मैं कल भारत के अंदर जो ये आवाजें उठ रही थी पाकिस्तान के साथ, जो अभी 4 दिन का हमारा युद्ध हुआ, उसके हाँ, बाद बहुत लोगों ने कि भाई आपने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? भाई हाँ, इसलिए एक्सेप्ट किया कि जो आपके उद्देश्य थे पूरे हो गए। अगर आप लगे रहेंगे तो फिर आपका भी बहुत नुकसान होगा, दूसरे का तो होगा जो होगा, लेकिन आपका भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल समझदारी भारत ने यही दिखाई कि यार हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, अब आगे नहीं चलना। क्या ईरान और इसराइल के बीच में ये समझदारी दिखाई जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां जो मानसिकता है वो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके की है। वो शायद हमारे खित्ते की जो मानसिकता है वो ये है कि यार ठीक है, थोड़ी बहुत लड़ाई वगड़ाई कर भी लो,
लेकिन फिर इतनी भी लड़ाई ना बढ़ाओ। और ये हम अंजना, सॉरी मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक चीज हमारे को माननी पड़ेगी कि 4-5 जितने हमारे युद्ध हुए हैं, कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, कभी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया गया, दोनों तरफ से। हाँ, अगर गलती से कुछ हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन बाकी देशों में जब युद्ध होता है तो हम देखते हैं सिविलियंस को भी मारा जाता है। और जैसे आज हुआ है कि एक अस्पताल को आप अटैक कर रहे हैं, अब वही लोग जो इसराइल के ऊपर कई बारी तंज करते हैं कि यार तुम लोग अस्पताल को अटैक कर रहे हो, इसको अटैक कर रहे हो, उसको अटैक कर रहे हो, वो आज इस पे चुप रहेंगे। अ, लेकिन सुशांत देखा जी, जाए लेकिन एक तरफ सुशांत से जी, अगर 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 इस बार की हम जंग देखें, एक तो प्रॉक्सी वॉर जिसमें वो आतंकी भेजकर हमारे लोगों को मरवाते हैं, वो तो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स भेज रहे थे वो रिहायशी इलाकों में ही भेज रहे थे, वो तो हमारे डिफेंस सिस्टम ने काम किया कि हम उनको गिराने में कामयाब हुए। इस बार जो बॉर्डर एरियाज पर वो हमले कर रहे थे, वो तो आम लोग थे जिन पर हमले कर रहे थे। नहीं, अंजना, दो चीजें उसको अलग अलग करके देखिए। कश्मीर के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है उसमें जरूर सिविलियंस इफेक्ट होते हैं, और ये दोनों तरफ से ही होता है। लेकिन अगर आप बाकी ठीक। देखें जो हाँ, हमारी हाँ। युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें हमने ये देखा है कि सिविलियंस को अटैक नहीं किया गया, सिविल आबादियों के ऊपर हमले नहीं किए गए। आपने सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक नहीं किया, अस्पतालों के ऊपर अटैक नहीं किया। हाँ, तो हमने लेकिन लिहाज से जी, देखा जाए तो सभ्य तरीके से लड़ाई लड़ी है। एक खबर आ रही है, एक बार अपने दर्शकों को पहले बता दें। रूस की ओर से अमेरिका को नई चेतावनी दी गई है। अब देखिए कैसे ये एस्केलेट होता चला जा रहा है। मध्य पूर्व की जंग से दूर रहे अमेरिका। अब देखिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का जो लहजा हम लोग देख रहे हैं बीते दिनों, ईरान से सीधे ना भिड़े अमेरिका। ये अगर रूस कह रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि देखिए अब खेमेबाजी खुल के चरम पर पहुंच चुकी है। यानी ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हो गए हैं। उधर अमेरिका को कह रहे हैं कि आप यहां पर घुसिए मत, यहां की जंग में आप मत घुसिए, क्योंकि उसके बाद जो एस्केलेशन होगा वो बेलगाम होगा। शोएब जमई जी, आपके पास आते हुए, आपके नेता तो जय फिलिस्तीन बोलते नहीं थकते, लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि ईरान भी तो वहां पर अस्पताल पे हमला कर रहा है। इससे क्या मतलब, आप ऐसा तो कोई नैतिकता का पैमाना, और अगर खमेनी साहब खुलकर यहूदियों के खिलाफ, मतलब आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं कि यहूदियों को मारना है, यहूदियों का अंत करना है, ये कितना गलत है। क्योंकि इधर से कभी नेतन्याहू तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, आप लोग हट जाइए, मेरी ईरान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को कोई भी नुकसान हो, मुझे सिर्फ इस रिजीम से प्रॉब्लम है जो गलत रास्ते पर ले जा रहा है। शोएब जमई जी, माइक उठा लीजिए सर, माइक जल्दी जल्दी जल्दी। चूंकि आपने हमारे नेता का नाम लिया, तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जब भारत और पाकिस्तान की बात थी तो उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर जिस तरीके से भारत को रिप्रेजेंट किया है और जितना पाकिस्तान की यहाँ से बेइज्जती की है, शायद किसी और नेता ने नहीं किया हो। आप सब ने भी तारीफ की और पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से हमारा पक्ष जो है भारत को लेकर रहा। लेकिन आज जो ये मुद्दा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। इजराइल, चूंकि खेमाबंदी भारत के अंदर भी हो रहा है, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो कुछ लोग ईरान के साथ है, बहुत सारे लोग इसराइल के साथ। इजराइल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन ईरान है। ईरान अपने यहाँ आईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को आने देता है, इंस्पेक्शन करने देता है, लेकिन इजराइल नहीं करने देता। ईरान ने अमेरिका के साथ एक संधि की, हस्ताक्षर किया, उसको पुल आउट करने का काम भी ट्रंप ने खुद किया था, जो पूर्व राष्ट्रपति के साथ हुआ था, ईरान ने नहीं किया। हमें यह समझना पड़ेगा कि जब इजराइल 14 हॉस्पिटल पे बमबारी कर रहा था गाजा पे, तो दुनिया कहाँ थी? जब बच्चों औरतों को मार रहा था, और जहाँ पे वो शिविर है, सारनार्थी शिविर है, जहाँ वो यहाँ से एड लेने जा रहे हैं, जहाँ खाना लेने जा रहे हैं, उस जगह पे आज भी इजराइल 14 लोगों को हर रोज मार रहा है। 27 लोग कल मारे गए। दुनिया कहाँ थी? तब आपको हॉस्पिटल नहीं याद आ रहा? तब उनका क्या लॉजिक होता है कि जी इनके अंदर जो है वो हमास का हेडक्वार्टर है, या तो कोई वहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटी चल रही है। आज ईरान यही क्या हुआ था? आज ईरान जो है, नहीं, देखिए आप कहीं से रैंडम नहीं हो सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट आपको सही पहुंचना होगा। रेफरेंस पॉइंट 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। आप बताइए कि जिस दिन हमला हुआ वहां पर आम नागरिकों पर इजराइल में, उसको कहते हैं 7 अक्टूबर के रिटेलिएशन है। क्या रिटेलिएशन जो ये इजराइल का है, ये 20 लाख लोगों को स्टारवेशन पे लाना, ये रिटेलिएशन है।
60,000 में से 27,000 बच्चों को मारना ये रिटेलिएशन है? हॉस्पिटल पे, स्कूल पे, अस्पताल पे, जहां पे खाना लेने जा रहे हैं, जहां पे राहत शिविर है, वहां पे बम बरसाना, क्या ये रिटेलिएशन ठीक था? है, मेरे एक सवाल का तो जवाब मेरा दीजिए। ये कहना है कि मेरे एक सवाल का इजराइल जवाब दीजिए। is a आप जो monster, तमाम चीजें कह रहे हैं, Zionism एक सेकंड, terrorism उनमें है, से इसको कई भी चीजों पहचानना का पड़ेगा। कोई ठीक है। भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। जो ऑफिशियल डेटा आता है उसी पर बात कीजिए। आप 60,000, 70,000, नहीं, 1.5 लाख 60,000 official data है, मैम। प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज Official वेट, data लेट है। मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। Okay. आप क्या कह रहे हैं? अस्पताल पे हमले किए, वही ईरान कर रहा है। 14 अगर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? शोएब जमई जी, मैं आपको चैलेंज मैं- करती हूँ, मैं मुझे आपको- बता दीजिए, अगर यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ओके, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। हाँ। अभी 2 महीने पहले फिर अमेरिका में जो तुलसी गबार्ड हैं, जो ट्रंप प्रशासन की हिस्सा हैं, उन्होंने कांग्रेस में आकर के, वहाँ के पार्लियामेंट में जाकर के ये गवाही दी है कि ईरान के पास कोई भी इस वक्त परमाणु हथियार नहीं है और ना ही उसको वो मैंने आपसे क्या अपनाने पूछा, के सर? करीब। जबकि यूरेनियम बीबी enrichment। नेतन्याहू पिछले 30 सालों से पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि ईरान इज जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। क्या झूठ है ये?